साल 2020, जगह जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कैंपस। महीना दिसंबर का था। बजरंग दल के कुछ उत्पाती कैंपस में घुसे और बेतहाशा तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने एक कब्र को भी नुकसान पहुंचाया जिस पर लिखा था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। इन अक्ल के अंधों को मालूम ही नहीं था कि किसकी कब्र है और कौन थे ब्रिगेडियर उस्मान। कब्र टूटते ही बवाल मच गया। ब्रिगेडियर उस्मान की जो मजार है यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है। ये सुनते ही इंडियन आर्मी तुरंत हरकत में आई और इन किराए के टट्टुओं का टेटुआ कस गया। आर्मी ने कहा तुरंत एक्शन लो वरना हम लेंगे। इस घटना से हुआ ये कि नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी हमारे जहन में फिर से ताज़ा हो गई। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, वो ब्रिगेडियर जो माता वैष्णो देवी की गुफा बचाने के लिए पाकिस्तानी फौज और कबायलियों के रास्ते में चट्टान की तरह खड़े हो गए। वो ब्रिगेडियर जिसने जिन्ना के ऊंचे ओहदे, दौलत और ताकत की पेशकश को लात मार दी थी। वो ब्रिगेडियर उस्मान जिसने कसम खाई थी कि जब तक पाकिस्तान से झांगड़ का इलाका वापस नहीं ले लेते वो चारपाई पर नहीं सोएंगे, और 3 महीने बाद वादा पूरा किया। वो ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने नेहरू से मिलकर कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और फौज में रहकर हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करेंगे। और ये मौका जल्दी ही आ गया जब साल 1947 में ही अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने के इरादे से 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया। इधर से जब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुंचती, पाकिस्तानी घुसपैठ ये मुजफ्फराबाद, चकोटी, उरी, बारामूला, श्रीनगर के रास्ते बॉर्डर पार से आए और श्रीनगर के पास तक पहुंच गए। उत्पात मचाना शुरू कर दिया। भारतीय सेना जब वैली में पहुंची तब नवंबर 1947 की शुरुआत तक हालात थोड़े संभले, लेकिन हमारे पास सेना कम थी। खासकर जम्मू डिवीजन में हमारे पास थे सिर्फ 500 जवान टोटल। उधर कबायली और पाकिस्तानी सैनिकों की 15,000 की फौज थी। मीरपुर और कोटली इलाके में हिंदुओं और सिखों की आबादी लगभग 20 से 30,000 थी। उनको सबसे ज्यादा खतरा था। नवंबर के शुरुआत में ही वहां से डरावनी खबरें आने लगी, लेकिन जब मालूम चला कि घुसपैठिए इन कस्बों को घेरे हुए हैं तो 13 नवंबर 1947 को 2 टास्क फोर्स भेजी गईं। 50 पैरा ब्रिगेड ब्रिगेडियर YS परांजपे के कमांड में कोटली की मदद के लिए पठानकोट, जम्मू, अखनूर, नौशेरा, झांगर के रास्ते पर आगे बढ़ी। दूसरी फोर्स 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड उरी पुंछ से आकर 50 पैरा ब्रिगेड के साथ पुंछ के दक्षिण में जुड़ने वाली थी, लेकिन ये प्लान पूरा नहीं हो सका। दरअसल 16 नवंबर 1947 को 50 पैरा ब्रिगेड नौशेरा में दाखिल हुई और 18 नवंबर को झांगर की तरफ बढ़ी और आखिरकार 26 नवंबर को कोटली तक पहुंच गई, लेकिन ये ब्रिगेड नौशेरा तक फैली थी और उधर कबायली पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिलकर मीरपुर से झांगर की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे ये ब्रिगेड काफी मुश्किल में आ गई। इसलिए मीरपुर और पुंछ की तरफ बढ़ने का प्लान बदलना पड़ा और इस ब्रिगेड को झांगर वापस लौटकर इसे सेफ रखने का ऑर्डर मिला। ये काम 28 नवंबर 1947 तक पूरा किया गया, लेकिन इसी दौरान ब्रिगेडियर परांजपे बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनकी जगह ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो उस समय 77 पैरा ब्रिगेड की कमान संभाल रहे थे, उनको तुरंत 50 पैरा ब्रिगेड की कमान संभालने के लिए भेजा गया और उन्होंने 12 दिसंबर 1947 को कमान संभाली। उनके पहुंचने तक हालात बहुत खराब हो गए थे। 24 दिसंबर 1947 को पाकिस्तानी सेनाओं ने झांगर पर बड़ा हमला किया, भारतीय सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया और शहर पर कब्जा कर लिया। इससे भारतीय सेना को बड़ा झटका लगा। कई सैनिक शहीद हुए और हथियार भी लुट गए। 25 दिसंबर 1947 तक झांगर पूरी तरह से पाकिस्तानी सेनाओं के हाथ में आ गया था। इस समय तक ब्रिगेडियर उस्मान बहुत संभल कर प्लान्स बना रहे थे। जनवरी 1948 तक दुश्मन नौशेरा से निकलने वाली चारों सड़कों पर हावी था, लेकिन भारतीय सेना के लिए इस जगह पर कब्जा स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी था, क्योंकि झांगर पुंछ, राजौरी और जम्मू को जोड़ने वाले रास्तों का एक तरह से चौराहा था। जिसके पास झांगर होता उसी के कंट्रोल में होता ये पूरा इलाका, क्योंकि सप्लाई यहीं से होकर गुजरनी थी। भारत को झटका देने के लिए पाक ने अगला हमला किया 6 फरवरी 1948 को नौशेरा पर, जिसका बखूबी जवाब दिया भारतीय सेनाओं ने। इस दौरान ब्रिगेडियर उस्मान अपने सैनिकों के हौसले और देशभक्ति को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्हें पता था कि उनके सैनिक उस लड़ाई के कगार पर हैं जो उनके देश की तकदीर आने वाले दिनों में तय करेगी। ब्रिगेडियर उस्मान रोज शाम को सैनिकों की बैठकें करते थे ताकि जंग की तैयारी हो सके। उन्होंने ऑफिसर्स को वार्निंग दी कि दुश्मन नौशेरा पर हमला कर उसे कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा और नौशेरा का हाथ से फिसलना दिल्ली तक के रास्ते उनके लिए खोल सकता है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी हालात में नौशेरा नहीं छोड़ूंगा और इस लड़ाई को जीत कर ही रहूंगा। दरअसल झांगर पर कब्जे के बाद
नौशेरा सेक्टर के कोट गांव को अपने कब्जे में ले चुके थे दुश्मन, क्योंकि कोट गांव ऊंचाई पर था और इसी वजह से पाकिस्तानी कबायली और फौजियों ने उसे बेस बनाया था। यहाँ से वे नौशेरा की तरफ आसानी से हमला कर सकते थे और रास्तों पर नजर रख सकते थे। ऊंचाई पर होने से उन्हें छुपने और गोलीबारी में फायदा मिलता था। यहीं से वो नौशेरा को कब्जे में लेने की तैयारी कर रहे थे। इधर लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा से ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा को सेफ रखने का वादा कर दिया था और जनरल करियप्पा के नाम पर ही इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने ऑपरेशन कीपर रखा था। ब्रिगेडियर उस्मान ने सीधी लड़ाई के बजाय एक सीक्रेट प्लान बनाया। उनको मालूम था कि किसी तरह अगर कोट गांव पर कब्जा करके ऊंचाई से दुश्मन को वो हटा दें तो इलाका उनके कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने 2 बटालियनों को अंधेरे की आड़ में आगे बढ़ने को कहा। सैनिक धीरे धीरे सुबह होने तक उनके पास पहुंच गए। दुश्मन चौंक गए। इससे पहले कि कुछ समझ पाते, कोट गांव पर इंडियन आर्मी ने अपना झंडा गाड़ दिया था। ब्रिगेडियर उस्मान की चालाकी देखिए कि इस हमले से 5 दिन पहले कोट और अन्य पाकिस्तानी ठिकानों पर माहौल भांपने के लिए तोप से एक गोला दागा और अफवाह फैला दी कि हमला झांगर की तरफ होगा। उधर चुपके से नौशेरा में घोड़े धीरे धीरे इकट्ठे करे और 7 फरवरी 1948 की सुबह कोट पर कब्जा कर लिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस दौरान उनके पास ऑप्शन था कि वो तोप चलवाकर या फिर एयरफोर्स की मदद से कोट पर कब्जा करा सकते थे, लेकिन इसमें अपने जवानों का नुकसान भी होता। इसलिए उन्होंने तोप और एयरफोर्स की मदद लेने से इनकार कर दिया था। इस जंग के बाद उन्होंने कहा था, अगर मैंने अपनी रिजर्व ब्रिगेड के साथ बमबारी करके कोट पर कब्जा करने की कोशिश की होती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ब्रिगेडियर उस्मान इस लड़ाई में हीरो बनकर उभरे। उनकी लीडरशिप ने आज़ाद भारत की पहली यादगार जीत दिलाई थी। इस लड़ाई में भारतीय सेनाओं ने लगभग 2000 पाकिस्तानियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। नौशेरा सेक्टर में इस शानदार जीत के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को नाम मिला नौशेरा का शेर। लेकिन इस शेर की भूख अभी मिटी नहीं थी, क्योंकि झांगर पर अभी भी दुश्मन का कब्जा था। अगले महीने 14 मार्च 1948 को राजौरी जिले के गांव झांगर पर दोबारा कब्जे के लिए ब्रिगेडियर उस्मान की लीडरशिप में जवान आगे बढ़े। उन्होंने ऑपरेशन को 3 हिस्सों में बांटा। पहले 2 हिस्सों में भारतीय सैनिक दुश्मन की सिक्योरिटी को भांपते रहे और फिर इलाके की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर जबरदस्त हमले किए ताकि दुश्मन की पकड़ इलाके पर से कमजोर हो जाए। ऑपरेशन का आखिरी हिस्सा सीधे झांगर पर हमला करना था। ब्रिगेडियर उस्मान ने 3 बटालियनों की 24 फील्ड गन और मोर्टार को एक साथ रखा और उन्हें एक ही जगह पर लगाकर दुश्मन के सबसे ऊंचे पॉइंट्स पर एक साथ हमला किया। और जैसे ही तोपखाने गोलीबारी रुकी, सैनिक दुश्मन के बंकरों तक पहुंच चुके थे। लड़ाई बहुत जबरदस्त थी। इस भयंकर लड़ाई के बाद एक बार फिर भारत की जीत हुई और दोबारा तिरंगा झांगर पर फहराने लगा। और झांगर पर दोबारा तिरंगा देखने के बाद ही ब्रिगेडियर उस्मान ने पलंग पर अपनी न सोने की कसम को तोड़ा। इससे पहले उन्होंने लगभग 3 महीने फर्श पर ही बिस्तर लगाया, वो भी जम्मू कश्मीर के उस इलाके में जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऑपरेशन विजय की कामयाबी के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा किया और उनके लिए फिर से पलंग की व्यवस्था हुई। अब ब्रिगेडियर आराम से सो सके। इस ऑपरेशन के पहले ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने जवानों से कहा था, दुनिया की निगाहें और हमारे मुल्क की उम्मीदें और ख्वाहिशें हम पर टिकी हैं। हमें कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जो भी इंसान आज ज़मीन पर आया है उसे आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना ही है, लेकिन इससे बेहतर मौत क्या होगी जो अपने बाप दादाओं की मिट्टी और अपने ईश्वरों के मंदिरों की हिफाजत करते हुए मिले। तो दोस्तों, बेखौफ होकर झांगड़ की तरफ आगे बढ़ो। हिंदुस्तान को उम्मीद है कि उसका हर जवान अपना फर्ज अदा करेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की इस जांबाज शख्सियत का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1912 को। जगह थी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की मऊ तहसील का गांव बीबीपुर। ये वही इलाका है जिसे कुछ अंधभक्त मजाक में मिनी पाकिस्तान कहते हैं। साल 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद जब 2 आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश चल रही थी तो उस वक्त बहुत से मीडिया घरानों ने पूरे आजमगढ़ को दहशतगर्दी का अड्डा करार दे दिया था। लेकिन किसी टीवी चैनल ने यह नहीं बताया कि यही जिला हिंदुस्तान को एक ऐसा जांबाज भी दे चुका है जिसने पाकिस्तान के जबड़े में हाथ डालकर झांगर और नौशेरा बाहर निकाल लिया था। खैर, कोई बताए या ना बताए, मैं तो इस कहानी को इत्मीनान से आप लोगों को सुनाऊंगा। तो दोस्तों, उस्मान साहब के वालिद बनारस में एक बड़े ओहदे पर पुलिस अफसर थे। बचपन में उनका वक्त बनारस और बीबीपुर के बीच बीतता था। बनारस में वो अपने वालिद की तैनाती की वजह से रहते थे और छुट्टी या वीकेंड्स में माँ बाप के साथ बीबीपुर जाकर अपने बड़े ख़ानदान के साथ वक्त गुजारते। वो ख़ानदान जिसका इतिहास भी बहुत शानदार था। 100 बरस पहले बीबीपुर में मोहम्मद फारूक का बड़ा नाम था।
वो उस वक्त के कोतवाल साहब थे और अंग्रेज़ों के भी काफ़ी करीबी माने जाते थे। उनकी बीबी जमीलुन बीबी यूसुफपुर के एक बड़े ज़मींदार घराने से थी, लेकिन बीवीपुर में सब कुछ फारूक साहब के इर्द गिर्द ही घूमता था। उनकी शान, उनका रुतबा, उनका अंदाज देखते बनता। जब उनका बग्घी वाला रथ 2 बीघे के बड़े घर से निकलता तो लोग उन्हें रास्ता देने के लिए एक तरफ खड़े हो जाते। लोग किनारे खड़े हो जाते ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। मशहूर है कि अगर उनकी नज़र किसी नौजवान पर पड़ जाती जो यूं ही वक्त बर्बाद कर रहा होता तो उसे अच्छी खासी डांट लगाते और फिर कोशिश करते कि उस लड़के का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करा दें। उनका नाम सख्ती और डिसिप्लिन की वजह से मशहूर था। दौलत भी कम न थी, कुछ बाप दादाओं से मिली और कुछ उन्होंने खुद कमाई। बनारस के बाज़ारों में जब नई साड़ियाँ आती तो दुकानदार सबसे पहले कुछ जोड़े उन्हीं के घर भेजते, उसके बाद ही आम लोगों को बेचते। इलाके के गुंडों बदमाशों पर उन्होंने कभी रहम नहीं किया। बड़े दर्जे के पुलिस अफसर होने की वजह से उनका काम ही था कि मुजरिमों के दिलों में खौफ पैदा करना, और इसमें वो बेहद कामयाब थे। उनकी ज़िंदगी कायदे, तंदुरुस्ती, वक्त की पाबंदी और तहजीब के शौक से बनी थी। ये सब उनके बीबीपुर वाले घर से झलकता था, जो उस वक्त आजमगढ़ ज़िले, जो कि अब मऊ हो चुका है, वहाँ पर बना था। उनके तीनों बेटे उस्मान, सुभान और गुफरान उनके साथ बेहद अदब से पेश आते। ये तीनों भाई कभी उनके सामने बिना टोपी के नहीं आते थे। औरतें भी उनके सामने सर ढक कर ही बैठती। बीवीपुर का वो घर जो फारूक साहब ने सन 1929-30 के आसपास बनवाया था, वो किसी शहजादे के महल से कम न था। 2.5 बीघे की ज़मीन पर बना वो हवेली जैसा घर था, जहाँ औरतों के लिए एक अलग हिस्सा था। उस हिस्से में मर्दों के दाखिल होने की इजाज़त न थी। सभी की ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरती। उनकी देखभाल के लिए ख़ास खादिम रखे जाते जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते। घर की औरतें कभी कभार ही बाहर निकलती, और निकलती भी तो पालकी में बैठकर। उन्हें ख़रीदारी करनी होती तो दुकानदार खुद रेशमी कपड़े, मखमल और चूड़ियाँ घर लेकर आ जाते। हकीम भी उनके बुलावे पर ही घर आकर इलाज करता। लंबे समय तक इस बीवीपुर के घर को कोतवाल साहब का घर होने की वजह से कोतवाली भी कहा जाता था। लोग इस घर को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। कहा जाता है कि इस घर को बनाने के लिए बनारस और गाजीपुर से सामान लाया गया था। कुछ चीज़ें यूरोप से भी मंगवाई गई थी, जैसे कुछ टाइलें और झूमर, जो घर को अलग और ख़ास लुक देती थी। पर्दे भी विदेशी कपड़ों के बने थे। ख़ास तौर से बिछे हुए खूबसूरत कालीन घर की रौनक में 4 चांद लगाते थे। फारूक साहब ने घर इस तरह डिज़ाइन किया था कि उनके तीनों बेटे उस्मान, सुभान और गुफरान के लिए हर एक का अलग कमरा और खलवत हो। मकसद था कि सभी भाई एक ही छत के नीचे रहें और उनकी प्रिवेसी भी बनी रहे। जब कोतवाल साहब या उनके बेटे घर से बाहर निकलते तो रास्ते में लोग उनसे बड़े अदब के साथ पेश आते। हालांकि उस्मान साहब फौज की नौकरी के कारण ज़्यादातर समय घर से दूर ही रहते। दूसरे भाई सुभान भी दिल्ली चले गए और पत्रकारिता करने लगे। उनके पास भी बीवीपुर हवेली के लिए बहुत कम समय बचा। फिर भी वो घर से जुड़े रहे और 1940 के दशक में उन्होंने इसकी खिड़कियों के लिए रंगीन कांच भी लगवाए और डेंटिंग पेंटिंग करवाई थी। गुफरान ने फौज से रिटायर होने के बाद इस घर को अपने रहने की जगह चुनी और उसे ठीक करने में मदद की। फिर भी उनके बच्चे और बीवी यहाँ लंबे समय तक रुके नहीं। 1973 में वो कनाडा चले गए और घर आने जाने के मौके कम हो गए। घर की देखभाल की जिम्मेदारी बस उनके चचेरे भाई इनायतुल्लाह पर रह गई, जो सिविल इंजीनियर थे और आमना शाह की संतान थे, जो ब्रिगेडियर उस्मान की बड़ी बहन थी। 1970 के दशक में जब गुफरान ने इस घर को अपना ठिकाना बनाया तो थोड़ा बदलाव आया। उन्होंने परिवार की अगली पीढ़ी को, जिसमें अपनी बहन राबिया के बेटे अफजल और मुख्तार अंसारी और अपने चचेरे भाई हारिस अंसारी, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के छोटे भाई हैं, ये शामिल थे। इन्हें फ़ौज में आने के लिए भी कहा, मगर सभी अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ गए। जब गुफरान बड़ी हवेली से बाहर निकलते, मस्जिद तक पैदल जाते और लोग उन्हें सलाम करते। वो जानते थे कि वो फ़ौज में रहे हैं और नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान के छोटे भाई हैं। घर के बुजुर्गों से सुनाई गई कहानियों के जरिए लोग उनके पिता फारूक को भी याद करते थे। इलाके में सबको मालूम था कि इन भाइयों ने पाकिस्तान के दिए लालच को ठोकर मार दी थी और मादरे वतन से वफादारी दिखाई। गुफरान के गुजर जाने को अब 4 दशक हो गए। बीवीपुर का घर अब वीरान सा है। कई जगह पुताई गिर चुकी है, दीवार का एक हिस्सा गिर चुका है और उसके साथ ही छत का भी एक हिस्सा टूट गया है। 1930 के दशक में जो घर हर शख्स की ज़ुबान पर था, आज उसका पता लगाना भी मुश्किल है। ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, लेकिन अब लगता है जैसे सब बदल गया हो। इतिहास में पहली बार उनके ख़ानदान की नई पीढ़ी के लोगों के नस्ल पर सवाल उठाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई 2024 के चुनावी शोर में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की तरफ इशारा करते हुए कहा,
एक माफिया खुद को ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से होने का दावा करता है ताकि अपने काले काम को छुपा सके। कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। बहन और भाइयों, इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है। ये साफ झूठ है। हालांकि ब्रिगेडियर उस्मान की याद में जो भी प्रोग्राम होता है उसमें अंसारी परिवार के सदस्यों को जरूर बुलाया जाता है। तो दोस्तों, ब्रिगेडियर उस्मान अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन इतने सालों बाद भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई है। इसकी वजह एक तो जंग में भारत को जीत दिलाना है ही, साथ ही साथ उनका एक फैसला भी है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो पाकिस्तान ने सभी मुस्लिम सिविल और मिलिट्री अफसरों को बुलाया और उनको लालच दिया कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। लेकिन 2 मुस्लिम ऑफिसर्स ने जिन्ना की पेशकश ठुकरा दी। एक थे मेजर जनरल इनायत हबीबुल्ला और दूसरे ब्रिगेडियर उस्मान। दोनों ही बेहद सीनियर और काबिल मुस्लिम अफसर थे। दोनों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले और कहा कि वे भारत में रहना चाहते हैं क्योंकि वे भारत सेना में ही रहकर देश की हिफाजत करना चाहते हैं। पंडित जी ने उन्हें केवल इजाज़त ही नहीं दी बल्कि इसकी व्यवस्था भी की कि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। दरअसल ब्रिटिश भारतीय सेना का कम से कम 45% हिस्सा पाकिस्तानी सेना में चला गया, जबकि केवल 2 मुस्लिम अधिकारी कर्नल रैंक पर भारतीय सेना में रहे। तब के गवर्नर जनरल की चिट्ठियों से पता चलता है कि सरकार में ये चर्चा हुई थी कि मुस्लिम अफसरों को जितनी जल्दी हो सके हटाया जाए। इसलिए ब्रिटिश भारतीय सेना में मुस्लिम अफसरों को कहा गया कि वे भारत में रहें या पाकिस्तान जाएं, लेकिन अगर वे भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें सेना छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इन दोनों अफसरों ने कहा कि ना तो वो पाकिस्तान जाएंगे और ना ही वो आर्मी के जरिए देश की सेवा करना छोड़ेंगे। इसलिए दोनों प्रधानमंत्री के पास गए और डिफेंस मिनिस्ट्री की सलाह के खिलाफ आपत्ति जताई, जिसके बाद वो फरमान वापस ले लिया गया। आज़ादी के बाद हबीबुल्ला की पहली तैनाती असम में हुई, जबकि ब्रिगेडियर उस्मान की कश्मीर में। ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में और भी बहुत कुछ खास था। पुलिस में शामिल न होने का फैसला उन्होंने पहले ही कर लिया था क्योंकि छोटी उम्र में उनकी शारीरिक ताकत की खूब तारीफ होती थी। खेलों में उनकी महारत के किस्से मशहूर हैं। वो क्रिकेट और हॉकी में बहुत अच्छे थे। वो अच्छे एथलीट भी थे, जो सही भी लगता है क्योंकि उन्होंने सेना में बहुत सफल करियर बनाया। एक और पहलू ये है कि उस्मान की शुरुआती पढ़ाई यूसुफपुर में हुई और फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए। कई भाषाओं पर उन्होंने महारत हासिल कर ली थी और शब्दों और बंदूक दोनों के साथ खेलने में माहिर थे। शेर व शायरी का शौक उनको था ही। वो अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी और पश्तो फर्राटेदार बोलते थे क्योंकि उनके परिवार की जड़ें हिरात से थी। उनकी शख्सियत का एक और पहलू ये था कि वो अल्लाह पर भरोसा करते थे और लड़ाई पर जाने से पहले कुरान पढ़ना उनकी आदत थी। कहा जाता है कि किसी बड़ी लड़ाई से पहले वो कुरान की आयतें पढ़ते ताकि दुश्मन का सामना करने का साहस उन्हें मिल सके। उस्मान ने सेना में करियर शुरू करने से पहले रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्ट्स में हिस्सा लिया था। 1920 से भारतीय सेना में भारतीयों को अफसर बनने का मौका मिलने लगा था, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा था और ज़्यादातर अमीर और ज़मींदार परिवारों के बच्चों को ही चुना जाता था। ब्रिगेडियर उस्मान ने सैंडहर्ट्स के लिए अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गए। जुलाई 1932 में वो इंग्लैंड रवाना हुए। ये सैंडहर्ट्स का आखिरी बैच था जिसमें इंडियंस शामिल हुए, क्योंकि उसी साल देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी खुल गई और फिर सारे अफसरों को वहीं ट्रेनिंग मिलने लगी। 1 फरवरी 1934 को ब्रिगेडियर उस्मान सैंडहर्ट्स से पास आउट हुए, जिसमें उनके साथ 10 दूसरे इंडियन ऑफिसर्स शामिल थे। 19 मार्च 1935 को वो इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुए और 10th बलोच रेजिमेंट की 5th बटालियन में तैनात हुए। अप्रैल 1936 में उन्हें लेफ्टिनेंट बनाया गया। 1941 तक वो कैप्टन बन चुके थे और अपनी हिम्मत और एडवेंचर्स से वो लगातार पहचान बना रहे थे। उनका करियर लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ता रहा। वो बर्मा में भी पोस्टेड रहे। 1945 में एक्टिंग मेजर के रूप में उनके फैसलों का जिक्र लंदन गजट में भी हुआ था। उसी साल उन्हें 10th बलोच रेजिमेंट की 14th बटालियन की कमान सौंपी गई। वो वहां भारत की आज़ादी और बंटवारे तक तैनात रहे। बंटवारे के बाद एक मुसलमान होने के नाते उन्हें पाकिस्तानी सेना में शामिल होने का विकल्प दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें नए बने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आर्मी चीफ तक बनाने का लालच दिया, क्योंकि उनकी बलोच रेजिमेंट जो बलूचिस्तान के नाम पर थी अब वो पाकिस्तान का हिस्सा थी। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान नहीं गए क्योंकि उन्हें अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत थी। उनको डोगरा रेजिमेंट में तैनात किया गया। काम के तरीकों की बात करें तो ब्रिगेडियर उस्मान जवानों से सख्ती बरतते, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए हमेशा खड़े ज़रूर होते थे। एक मैगजीन में रोहित सिंह नाम के लेखक ने किस्सा बयां किया कि एक बार ऐसा हुआ कि उनके ब्रिगेड इंटेलिजेंस ऑफिसर ने जम्मू कश्मीर फोर्स हेडक्वार्टर्स को सिग्नल भेजा और हमारी तरफ की एक पोजीशन का 6 अंकों वाला नक्शा दिया।
जिसे बाद में दुश्मन ने निशाना बना लिया। दरअसल आर्मी के नियमों के हिसाब से अपनी पोजीशन का इतना सटीक लोकेशन रेफरेंस कभी भी इस तरह खुले सिग्नल पर नहीं भेजा जाता। वजह यह है कि सिग्नल इंटरसेप्ट हो सकते हैं। अगर दुश्मन उस सिग्नल को पकड़ लेता तो वो हमारी पोजीशन को बिल्कुल सही टारगेट कर सकता है। इस गलती पर जम्मू कश्मीर फोर्स हेडक्वार्टर से सिग्नल आया कि कप्तान की गलती के लिए उसको सजा हो। निराश कप्तान एस.सी. सिन्हा वो सिग्नल लेकर ब्रिगेडियर उस्मान के ऑफिस में गए। ब्रिगेडियर उस्मान ने बिना बोले इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरफ देखा और एक नोट लिखकर उसे अफसर को थमा दिया। उन्होंने हेडक्वार्टर को जवाब में लिखा था कि हमारी अपनी पोजीशन का 6 अंकों वाला नक्शा हेडक्वार्टर के लिए नई बात हो सकती है, लेकिन दुश्मन के लिए नई बात नहीं थी। इस तरह उन्होंने अपने अफसर को बचा लिया, क्योंकि उन्होंने लॉजिक दे दिया कि पहले तो दोनों सेनाएं एक ही थी, सभी को स्ट्रैटेजिक पोजीशन का अंदाज़ा है। अपने जवानों और अफसरों के लिए खड़े होने और मुश्किलों का सामना करने का ये हुनर उन्हें दुश्मनों से भी तारीफ दिलाती थी। पाकिस्तान के कराची से हुसैन हमीद ने अगस्त 2012 में डिफेंस जर्नल के एक वॉल्यूम में लिखा कि जब उस्मान बलोच रेजिमेंट में थे तो उस समय जापानियों ने एक पहाड़ी पर कब्जा कर रखा था। वहाँ सेना की एक टुकड़ी तैनात थी जिसमें सिपाही मुश्ताक खान, बशीर अहमद, शमशेर सिंह और भंडारी राम शामिल थे। इन्होंने पहाड़ की चोटी को टारगेट करके हमला बोला। इस लड़ाई में मुश्ताक, बशीर और शमशेर मारे गए और भंडारी बुरी तरह घायल हो गए। गोली और ग्रेनेड के टुकड़ों से उनका चेहरा, सीना और एक कंधा बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने साथियों का बदला लेने के लिए जापानियों से लड़ाई जारी रखी। बाद में 2 पठान सैनिकों ने बेहोश भंडारी को मेडिकल पोस्ट तक पहुंचाया। बाद में नए सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल L.P. सेन ने बटालियन की कमान संभाली। जब ब्रिगेडियर उस्मान ने भंडारी की बहादुरी के किस्से सुने तो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस दिलाने की सिफारिश की, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल L.P. सेन हिचकिचाए क्योंकि उन्होंने अभी कमान संभाली थी। उन्होंने भंडारी को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिलाने की बात की, लेकिन उस्मान साहब ने इसे भंडारी के साथ नाइंसाफी माना और अपने ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर R.A. हट्टन के पास गए। हट्टन ने उस्मान की बात मान ली और फिर भंडारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह घटना उस्मान की शख्सियत को दिखाती है। हुसैन हमीद ने लिखा कि जब वो किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह पक्के हो जाते तो अपने रुख पर कायम रहते और अपने सीनियर अफसरों से भी भिड़ने में नहीं हिचकिचाते थे। उस्मान ने नौशेरा और झांगर में अपनी कमान संभाली और अपनी काबिलियत और पक्के इरादे का सबूत भी दिया। जब आज़ादी के केवल 10 दिन बाद झांगर हाथ से निकल गया था तो उन्होंने कसम खाई कि जब तक पाकिस्तानी सेना से यह इलाका वापस नहीं ले लेंगे वो बिस्तर पर नहीं सोएंगे। उन्होंने इस कसम को पूरा किया और कंपकपाती सर्दी में भी चटाई पर सोए। भारतीय सेना ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर कहा वे अपने कसम पर अड़े रहे और उन्होंने लगभग 3 महीने फर्श पर बिताए, चटाई पर सोए, जबकि हर रात टेम्परेचर 0 डिग्री तक गिरता रहा। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद ही उनकी कसम पूरी हुई और उन्होंने पलंग मंगवाई। एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के बावजूद कश्मीर में जंग के दौरान जब कबायली लुटेरे मस्जिद में छिप गए तो उस्मान साहब ने बिना देरी किए गोलीबारी का हुक्म दे दिया। उनके लिए यह साफ था कि जिस जगह लुटेरे छिपे हों वो जगह पाक नहीं रह जाती। ये थे ब्रिगेडियर उस्मान और उनकी सोच, जिसने आखिरकार मस्जिद को फिर से पाक कर दिया था। ब्रिटिश भारत में गरीबी थी, इसलिए ब्रिगेडियर उस्मान अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करते थे। एक बार उन्होंने अपनी बटालियन से कहा कि मंगलवार को उपवास रखें ताकि हमारे देश के लोगों को बुरे वक्त में भी खाना मिल सके, और उन्होंने इस बात का ख्याल भी रखा कि वो दिन मंगलवार का हो जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र दिन होता है। ऐसा था उनका अपनी सेना के हिंदू जवानों से रिश्ता। ब्रिगेडियर साहब ने अपने फर्ज को बड़े ईमानदारी और बहादुरी के साथ निभाया और जब उन्हें 50 पैरा ब्रिगेड का कमांडर नियुक्त किया गया तो नौशेरा सेक्टर में तैनात रहते हुए उन्होंने इलाके के हालात को समझा और अपने जवानों के बीच अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार को बंद करा दिया। इसके बजाय उन्होंने जय हिंद कहने की पेशकश की। सेना में हमेशा नियम रहा है कि जवान का धर्म ही कमांडिंग ऑफिसर का धर्म होता है। ब्रिगेडियर उस्मान की ब्रिगेड में अलग अलग धर्मों के सैनिक थे, इसलिए उन्होंने जय हिंद को सभी के लिए सामान्य अभिवादन की तरह बना दिया। उन्होंने जोर दिया कि आज़ादी जो पिछली पीढ़ियों ने मेहनत करके हासिल की थी उसे मजबूती से कायम रखना है। सोचिए, वो वक्त बंटवारे का था जब हर तरफ धर्म मजहब की बात हो रही थी। ऐसे वक्त में उस्मान साहब सेकुलरिज्म की मिसाल बन गए। एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान के ख्याल पर यकीन रखता था, जिसने साबित किया कि इस मुल्क का हर बाशिंदा हिंदुस्तानी है, हर रंग से बनता है हिंदुस्तान। दोस्तों,
नौशेरा की लड़ाई जीतने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान चाहते थे कि भारत की हदों को पूरी तरह से सेफ किया जाए, इसलिए 3 जुलाई के उस दिन शाम के 5 बजे तक सब कुछ आमतौर पर जैसा चलता है वैसे चल रहा था। भारतीय फौज जोश से लबरेज थी। नौशेरा और झांगर दोनों जगहों से पाकिस्तान को खदेड़ दिया गया था। ब्रिगेडियर उस्मान की कद्र भी बहुत बढ़ गई थी। 50 पैराशूट ब्रिगेड के झांगर के टेंट में बने हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर उस्मान ने शाम 5 बजे अपनी आधे घंटे की मीटिंग रखी। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने कुछ और सबऑर्डिनेट्स के साथ टहलने निकल गए। अचानक शाम 5:45 पर हेडक्वार्टर पर गोला बारूद गिरने लगे। पहले थोड़ी दूर पर गोले गिरे जिससे भारी अफरा तफरी मच गई। फिर गोले हेडक्वार्टर के करीब गिरने लगे। ब्रिगेडियर उस्मान और उनके बाकी अफसरों, जिनमें बैटरी कमांडर मेजर भगवान सिंह, ब्रिगेड इंटेलिजेंस ऑफिसर कैप्टन SC सिन्हा शामिल थे, एक बंकर के ऊपर लगे चट्टानों के नीचे छिप गए। दूसरी तरफ से फायरिंग को रोकने के लिए भारतीय फौज ने जवाबी फायर शुरू किया, लेकिन दुश्मन तब तक अच्छे से जम गया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने जल्दी ही समझ लिया कि अगर दुश्मन को पश्चिम की तरफ पॉइंट 3150 तक पीछे हटाना है तो भारतीय फौज को खुद फायर करके उन्हें पीछे ढकेलना ही होगा। उन्होंने मेजर भगवान सिंह को टारगेट पर फायर करने का ऑर्डर दिया। इसका असर हुआ और कुछ ही समय में दुश्मन की फायरिंग में कमी आ गई। इस दौरान कुछ अफसर तुरंत कमांड पोस्ट की छत पर टूटे हुए वायरलेस एंटीना को ठीक करने लग गए। उस्मान, मेजर भगवान सिंह और कैप्टन SC सिन्हा के साथ ब्रिगेड कमांड पोस्ट की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन घात लगाए हुए बैठा है। जैसे ही वो कमांड पोस्ट पर पहुंचे, उसके थोड़ी ही देर में दुश्मन ने तोपों से फायरिंग शुरू कर दी और एक 25 पाउंड का गोला उस चट्टान पर गिरा जो कमांड पोस्ट के दरवाजे के पास ही था। ब्रिगेडियर साहब वहां सिग्नलर को प्लान समझा रहे थे। मेजर भगवान सिंह और कैप्टन SC सिन्हा के पास इतना वक्त नहीं था कि वो ब्रिगेडियर उस्मान को सावधान कर पाते। वो रात बहुत ही काली और डरावनी थी। झांगर पर करीब 800 गोले पाकिस्तान ने उस दिन दागे थे और इनमें से एक ने ब्रिगेडियर उस्मान की जान ले ली। ऐसा लग रहा था कि दुश्मन किसी भी हाल में उस ब्रिगेड पोस्ट पर काबू पाना चाहता था जहां उस्मान थे। उनके अलावा 5 और सैनिक भी शहीद हो गए। वो चट्टान उनकी कुर्बानी की गवाह है और झंगर में उस पर एक स्मारक बनाया गया है। ब्रिगेडियर उस्मान से पूरी पाकिस्तानी आर्मी खौफ खाती थी और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। उनके खौफ का आलम यह था कि पाकिस्तानी आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ के हुक्मरानों ने कई दफ़े ये खबर उड़ाई कि उस्मान की मौत हो चुकी है। कई पाकिस्तानी अखबारों ने बार बार और शरारती तरीके से रिपोर्ट छापी कि ब्रिगेडियर उस्मान नहीं रहे जबकि वो जिंदा थे। इसका मकसद ये था कि उनकी लीडरशिप में लड़ रहे इंडियन सोल्जर्स का हौसला टूटे और पाकिस्तानियों को लगे कि उनके बिना वो नौशेरा और झांगर पर कब्जा कर लेंगे। एक बार तो हद ही हो गई। उनके भाई सुभान, जो एक जाने माने पत्रकार थे, उन्हें सामने आकर कहना पड़ा कि उनके भाई सही सलामत है और ये अफवाह है। लेकिन ऐसी खबरों का बार बार फैलना ब्रिगेडियर उस्मान को बहुत परेशान करता था। साल 1948 के जून के अंत में एक बार फिर खबर आने के बाद उनके भाई ने वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर से उनकी सलामती पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी जिंदा हूँ। लेकिन इसके कुछ ही वक्तों के बाद वो शहीद हो गए थे। वो जम्मू और कश्मीर में 1947-48 की जंग में शहीद होने वाले सबसे सीनियर इंडियन अफसर बने जो दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और उनका अपनी मिट्टी के लिए जज्बा देखो कि अपनी आखिरी सांस तक कहते रहे, मैं जा रहा हूं लेकिन जिस इलाके के लिए हम लड़ रहे हैं वो दुश्मन के हाथ न लगने पाए। इस बड़े झटके की वजह से हम कश्मीर में आगे न बढ़ पाए और पाकिस्तान ने मंगला बांध और मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया। नेहरू ने ब्रिगेडियर की तारीफ करते हुए कहा, ये एक सोल्जर और बहादुर शख्स की शहादत है, इसलिए हमें इसके लिए ज़्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए। फिर भी देश की सेवा में एक शानदार करियर का अचानक ख़त्म हो जाना एक दुखद घटना है जो हमें गहराई से महसूस हो रही है। उन्होंने आगे कहा, उस्मान ने कश्मीर में अपनी बहादुरी से पहले ही नाम कमा लिया था और देश की सेना में उनका भविष्य उज्जवल था। शोहरत के बावजूद वो बहुत साधारण और विनम्र थे। अपनी आदतों में सरल वो एक बेहतरीन सैनिक और देश के सच्चे सेवक थे। नेहरू ने ब्रिगेडियर उस्मान के जन्मस्थान और अपने जन्मस्थान इलाहाबाद की नज़दीकी का भी जिक्र किया कि उनके प्रदेश का होने की वजह से ये उनके लिए एक निजी दुख जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के लोगों के लिए जिनकी आज़ादी की सेवा में ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हुए, उनकी याद हमेशा ताज़ा रहेगी और उन्हें आज़ादी बनाए रखने के लिए उनका हौसला बढ़ाएगी। आज़ादी के बाद बनाए गए राज्यों की मिनिस्ट्रीज़ ने भी सुभान को संदेश भेजे जिसमें लिखा था, सरदार पटेल ने कल रात फ़ोन किया और बताया कि आपके भाई की शहीद होने की खबर सुनकर वे बहुत दुखी हैं। हमारा नुकसान और भी बड़ा है क्योंकि उस्मान उस तरह के भारत को रिप्रेजेंट करते थे जिसका सपना हम सब ने मिलकर देखा है। जो लोग सुभान को पर्सनली नहीं जानते थे वे भी उनको लेटर लिखकर अपने दुख
और शोक का इजहार कर रहे थे। ब्रिगेडियर उस्मान की वीरगति के बाद नेहरू से मिलकर हिंदुस्तान में रहने की रिक्वेस्ट करने वाले दूसरे मुस्लिम अफसर हबीबुल्लाह को कश्मीर में उस्मान की जगह लेनी थी, लेकिन जब नौशेरा में उस्मान शहीद हो गए तो नेहरू ने उन्हें वहां नहीं भेजा, क्योंकि उस समय उनके पास केवल वही एक सीनियर मुस्लिम अफसर बचे थे और अगर उन्हें भी कुछ हो जाता तो लोगों को लगता कि दोनों वरिष्ठ मुस्लिम अफसरों को जानबूझकर कश्मीर भेजा गया। इसलिए नेहरू ने उन्हें असम में तैनात कर दिया। साल 1948 के आखिर तक जंग अपने मुकाम पर पहुंच गई। कबायली हमले करने वाले और पाकिस्तान की फ़ौज को पुंछ, लद्दाख और करगिल से निकाल दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद, गिलगित और बाल्टिस्तान पर अपना कब्जा बनाए रखा। इन इलाकों से पाकिस्तान को पूरी तरह बाहर करने में बहुत ज़्यादा जवानों और रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, इसलिए भारत ने उस वक्त ये काम करने से इनकार कर दिया था। ये कदम प्रधानमंत्री नेहरू और उनकी सरकार, जिसमें उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, इसको कब्जाने को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं थे। सेना की सलाह भी इस पक्ष में नहीं थी, क्योंकि सामान और रिसोर्सेज की भारी कमी थी। उधर पाकिस्तान के लियाकत अली खान भी नहीं चाहते थे कि लड़ाई लंबी चले, क्योंकि उनको भी डर था कि आखिर में मिलिट्री पावर का फ़ायदा भारत को ही होगा। आखिरकार 1948 के अंत तक सीज़ फायर पर सहमति हो गई और जम्मू कश्मीर वहीं से 2 हिस्सों में बंट गया। अगर ब्रिगेडियर उस्मान न होते तो वैष्णो देवी मंदिर भी हाथ से निकल सकता था, क्योंकि पाक फौज श्रीनगर से होते हुए जम्मू तक पहुंचना चाहती थी और हरिनिवास पैलेस से लेकर माता वैष्णो देवी की गुफा तक कब्जाने के प्लान पर काम कर रही थी। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान साहब उनके रास्ते में चट्टान की तरह खड़े रहे और उन्होंने उस वक्त पाकिस्तानी फौज को पीछे ढकेला जब नया नया आज़ाद हुआ मुल्क हिंदुस्तान कश्मीर को बचाने की जदोजहद कर रहा था और पाकिस्तान उसे मुसलमानों की मेजॉरिटी होने की वजह से हथियाना चाहता था। जब उन्हें सरकारी शान से अंतिम विदाई दी गई तो पंडित नेहरू ने भी शिरकत की। ये नमाज जनाजा दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में हुआ, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। उनकी आखिरी आरामगाह उनके ख़ानदान के बुजुर्ग और हिंदुस्तान की आज़ादी के सिपाही मुख्तार अहमद अंसारी की कब्र के पास है। फ़ौज के तीनों बड़े सरबराह भी वहाँ मौजूद थे। उस्मान आज भी वो सबसे बड़े ओहदे वाले फ़ौजी अफसर माने जाते हैं जिन्होंने जंग में शहादत पाई। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। ब्रिगेडियर उस्मान का जादू आज भी नौजवानों पर बरकरार है, करीब 77 साल बाद भी। दिसंबर 2020 में कुछ तोड़फोड़ करने वालों ने ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र को जब नुकसान पहुंचाया तो उनका निशाना उस्मान का नाम था। इन कम अक्लों के लिए ये सोचना मुश्किल था कि कोई मुस्लिम भारत की रक्षा के लिए पाकिस्तान के हमले को अपने सीने पर झेल सकता है। उनके लिए सारे मुसलमान पाकिस्तानी हैं, जबकि सच ये है कि ब्रिगेडियर उस्मान के सिर पर पाकिस्तान ने 50,000 का इनाम रखा था। खैर, सेना ने फौरन ब्रिगेडियर उस्मान के मकबरे को सम्मान और गरिमा के साथ दोबारा ठीक करा दिया था, लेकिन इस हमले ने भारतीय समाज में गहरे पैठ बना चुकी नफरत और कमअक्ली को उजागर कर दिया था। सांसद और ब्रिगेडियर के परिवार के सदस्य अफजल अंसारी कहते हैं, सेना आज भी ब्रिगेडियर उस्मान को उसी तरह याद करती है जैसे उन्हें याद किया जाना चाहिए। सरकार और राजनेता हैं जो उनको भूल गए हैं। भारतीय सेना ब्रिगेडियर उस्मान के बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों तारीखों को जिंदा रखे हुए। इस दिन उनके सम्मान में कार्यक्रम रखकर उनकी बहादुरी के किस्से दोहराए जाते हैं, उनकी कब्र पर माला चढ़ाई जाती है और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसके साथ ही सेना के अधिकारी शहीद ब्रिगेडियर को सलामी देते हैं, एक मौलवी कुरान की आयतें पढ़ते हैं जो नई पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती हैं। ब्रिगेडियर उस्मान कुछ कम अक्लों को छोड़कर सभी पीढ़ियों के लिए हीरो बने हुए हैं। इतना समय बीतने के बावजूद उनकी वीरता पर भारतीय सेना और पूरे देश को गर्व है। उनकी विरासत उन लोगों के हिम्मत और बलिदान की गवाही देती है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस किया। आज ऐसे वक्त में जब एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, उस धर्म के लोगों को बाबर की औलाद या औरंगजेब की औलाद कहकर चिढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे समय में इन अंधभक्तों को ब्रिगेडियर उस्मान की याद दिलाना और ज़रूरी हो जाता है। ऐसे हर नफरती ताने का जवाब है ब्रिगेडियर उस्मान। इसलिए अगली बार कोई ऐसा नफरती नारा उछाले तो उसे ज़रूर कहिएगा कि उस्मान की औलाद कहे। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिगेडियर उस्मान की अपनी कोई औलाद नहीं थी। तो दोस्तों, यही कहानी थी जांबाज ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की। इस कहानी में दी गई जानकारियां मैंने द लायन ऑफ नौशेरा नाम की किताब से उठाई हैं, जो हाल ही में आई है। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, इसमें ऐसी बहुत सारी दूसरी जानकारियां भी हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दे दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को या तो ज्वाइन कर लीजिए या फिर मुझे सुपर थैंक्स भेज दीजिए। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।